हे गाइस व्हाट्स अप। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड एज वी हैव कंप्लीटेड द हिस्ट्री बुक ऑफ क्लास 6, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद पॉलिटिकल साइंस। आपको आपने जनरली बातें पढ़ी होंगी एंड सुनी भी होंगी। ये जस्ट एक ओवरव्यू है। इसमें बहुत, ये सिक्स क्लास की बुक है तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बच्चों को थ्रू कहानियां समझाते हैं, बट हम सिर्फ मेन मुद्दे पे जाएंगे। और ये अगर मैं कहानियां पढ़ाने लगा तो होगी तैयारी, ठीक है। तो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि एनसीईआरटी आर द मस्ट, वो तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। आप उन्हें 5-6 बार पढ़ो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आएगी उसमें से, ठीक है। सो द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी इज अ वैरायटी, ठीक है। अब एज यू नो कि हमारे इंडिया में बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ मिलती हैं, लाइक हिमाचली, गढ़वाली, ये वो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, रिलीजन है। तो जैसे कहते हैं ना, कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वानी। तो जैसे आप थोड़े थोड़े आगे जाओगे वैसे वैसे वानी बदलती रहती है। इंडिया में बहुत सारे डायलेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी कहानी है, हम इनको डिस्कस बिल्कुल नहीं करेंगे, हम जस्ट मेन मुद्दे पे आते हैं, ठीक है। व्हाट इज इक्वालिटी? पहले तो इक्वालिटी बता देता हूँ आपको क्या होती है। इक्वालिटी इज कि मान लीजिए देर आर 3 पर्सन एंड 3 पर्सन को मैं पैसे देता हूँ 10-10 रुपए, तो ये इक्वालिटी हुई, मैंने तीनों को बराबर करा दिया है। बट अगर मैं उनमें से डिफ्रेंशिएशन करने लग जाऊं, कि डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाऊं, ये गोरा है, ये काला है, या फिर ये छोटा है, बड़ा है, ऐसे कुछ भी करने लग जाऊं, तो ये इनइक्वालिटी है, ठीक है। एंड एज वी नो कि इंडिया में इनइक्वालिटीज बहुत पुराने टाइम से चलती आ रही है, क्योंकि वहाँ पे कास्ट सिस्टम था। क्योंकि मैंने आपको जैसे हिस्ट्री में बताया, देर वो 4 वर्ण थे। उन 4 वर्णों में से जो ब्रह्मा, जो टॉपेस्ट था, ब्राह्मण्स वगैरह, ये मतलब बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है, कि इस जात के इसके साथ ना बैठे, ऐसे वैसे। ये पुराने सिस्टम है, तो इसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए था, ठीक है। तो एक्चुअली आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस। बस एक रैशनैलिटी होती है, और एक आपका मतलब लॉजिकल माइंड होता है, ठीक है। वो इतना तो सबको ही पता होता है कि हाँ भाई, अब सबके अंदर खून तो वही है ना, तो हमें ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। सो लेट्स डिस्कस कि कास्ट सिस्टम क्या था, हमने पढ़ा था। एंड कास्ट सिस्टम में एक्चुअली ये जो कास्ट सिस्टम बनाया गया था, इट वाज अकॉर्डिंग टू द ऑक्यूपेशन, नॉट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन बींग्स, कि वो कैसे हैं या जो भी है, वो उनके ऑक्यूपेशन के हिसाब से था। जैसे अब कोई कुम्हार है तो वो ये काम करता है, तो उनके आगे बच्चे भी ये काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि वैदिक पीरियड में हमने ऐसा भी देखा था कि किसी का कोई और काम भी करता था, लाइक किसी के पापा कुछ और है, उसका बेटा कुछ कोई और काम करता है, ठीक है। बट हाँ, ये लेटर वैदिक पीरियड के बाद थोड़ा डिक्लाइन हुआ। बट नेवर माइंड। अब तो सो ये प्रोफेशंस के हिसाब से बांटा गया था। एंड ये कास्ट सिस्टम इंडिया में बहुत प्रिवेलेंट हुआ, कि मतलब लोग बहुत डिस्क्रिमिनेट करने लगे, बल्कि जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस पे अभी भी थोड़ा बहुत एग्जिस्ट करता है, बट ये मोस्टली इन रूरल एरियाज करता है। अर्बन एरियाज फिर भी लोग पढ़े लिखे हैं, कम करते हैं, ठीक है। सो डाइवर्सिटी अगर आप देखोगे कि इंडिया में ना बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, कल्चर बहुत डिफरेंट तरह का है, प्रैक्टिसेस डिफरेंट तरह की है। बट लोग देखोगे आप सारे सेम ही है ना, इंसान तो सारे ही हैं, बस कल्चर थोड़ा डिफरेंट है। ये जैसे अगर आप इंडिया में देखोगे तो ये अच्छी बात है ना, कि आपको जैसे इंडिया में बैठे हो, आप नॉर्थ में बैठे हो या साउथ में बैठे हो, आपको सारा खाना मिल जाएगा, साउथ का भी, इंडिया में नॉर्थ का भी। आपने जो मर्जी खाना है, ठीक है। ये हमारा बहुत ही अच्छा कल्चर है, बहुत ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला कंसेप्ट है। ये मैं आपको आगे बताता हूँ क्या है। सो हम इतने सालों से वहाँ से चल के आए, तो हमने देखा कि बहुत सारे रिलीजन, लैंग्वेजेस हैं, एक मिक्सचर सा बन गया। तो इंडिया में ना लगभग 1600 डायलेक्ट्स हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस हैं। एंड लैंग्वेजेस आर 2 टाइप्स, एक जो लिखी जाती है, एक डायलेक्ट्स होती है। डायलेक्ट जो लिखी नहीं जाती, सिर्फ बोली जाती है, जैसे आपका हिमाचली, भोजपुरी, ठीक है, ऐसे बहुत सारी। तो कल्चर्स वगैरह मिक्स हुए, तो इसमें न्यू कल्चर भी आए हैं, इवन दो, एंड द ओल्ड कल्चर तो थे ही थे। और इनकी बहुत सारी यूनिक हिस्ट्रीज हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियसली जो अब हिमाचल में रहते हैं और जो बिहार में रहते हैं, उनका कल्चर सेम तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो जोग्राफी के हिसाब से भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जैसे लद्दाख हो गया, लद्दाख वाले पीपल का कल्चर कुछ और है, हमारे साउथ के पीपल का कल्चर कुछ और है। केरला हो गया, जैसे कि आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल वाले ज़्यादातर मच्छी वगैरह खाने में, मतलब मच्छी वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। ऐसा कल्चर आपको राजस्थान में तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ड्राई है, ठीक है। तो ये फ़र्क अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी आता है, ठीक है। एंड सिमिलैरिटीज़ भी बहुत हैं, क्योंकि हम साथ साथ में रहते हैं। जैसे आप देखोगे कि बिहार
और हरियाणा, इन दोनों में सिमिलैरिटी है, ठीक है। हिमाचल और पंजाब में थोड़ी सिमिलैरिटी है, जैसे बद्दी वगैरह का एरिया ना, जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन एरिया है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया की। पूरे वर्ल्ड में एक ही ऐसा आप कह सकते हो कि कंट्री है जहाँ पे सारे रिलीजन इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं, और सेकुलर है कंट्री। और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस बात तो ये है कि अमेरिका वगैरह में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो हमारे यहाँ का सामान, मतलब चीज़ें बेचते हैं, जैसे डोसा वगैरह है, वहाँ पे बहुत फेमस है वो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटीज ही बहुत है, ठीक है। तो वी शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि एक आपने मैसेकर सुना होगा, जलियांवाला बाग। ये कब हुआ था, कैन यू टेल मी? तो लेट मी टेल यू डेट। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो ये क्या हुआ था, रोलेक्ट एक्ट के उस पे हुआ था यहाँ पे एक आपने जलियांवाला बाग है एक अमृतसर में, वहाँ पे बिल्कुल ही मार्शल लॉ लगा हुआ था कि वहाँ पे कोई भी इकट्ठे नहीं हो सकते। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बट वो पीसफुल प्रोटेस्ट था। अब वहाँ पे जनरल डायर ने क्या किया कि उन पे गोलियां बरसानी शुरू, और उन्होंने गेट बंद कर दिए। गेट पे खड़े होकर गोलियां मार रहे थे, तो वहाँ पे आप जाओगे बहुत सारे गोलियों के निशान भी हैं। सो यू शुड सी दैट प्लेस। तो यहाँ पे लग अकॉर्डिंग टू सम मतलब अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, वहाँ पे लगभग 1000 से 1700 लोग मरे थे, बट इन रियलिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। तो मतलब ठीक है। अब यहाँ पे हंटर कमीशन वगैरह आया था, ये नॉट इम्पोर्टेंट, ये बाद में पढ़ेंगे। सो इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे क्या हुआ था कि सारे लोग खड़े हुए थे, वो आज़ादी की खुशियाँ मना रहे थे, हम 200 साल बाद आज़ाद हुए हैं, ठीक है। एंड वहाँ पे सारे हमने डाइवर्सिटी, ऐसा भी तो था कि ऐसा हो सकता था कि इंडिया के बहुत सारे टुकड़े हो जाते और सारे अपने अपने ऑटोनॉमस रीजन होते, बट बहुत ही अच्छी बात, ऐसा नहीं था कि ये मतलब सारे लोग इकट्ठे मिल के इंडिया, सारे लोगों ने इकट्ठे मिल के इंडिया बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से ये सारे लोग बने हैं, ठीक है। ये सारे लोग, हम सारे भाई ऐसे हैं कि सारे इकट्ठे मिल के इंडिया बनाया हमने। सो एक बुक है जवाहरलाल नेहरू की, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये बहुत ही अच्छी बुक है। इफ़ यू आर इफ़ यू वांट रीड तो यू कैन, इट्स अ गुड बुक। सो इसमें बात की गई है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, मतलब जो हमारा एक सारा साथ रहने का है, वो सारा हमारे अंदर से आता है, ठीक है। कि जैसे आप इंडिया के लोग देखोगे कितने अच्छे हैं, कितने मतलब नेचर, जैसे आप कोई भी मेहमान आता है, मेहमान ले लो, कोई भी ले लो, हम उनकी हेल्प करना ज़रूरी समझते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी हो, तो हमें अच्छा लगता है कि हाँ हम ऐसा करें, ठीक है। और हमारे इंडिया में आप देखोगे कि जो नेशनल एंथम लिखा गया है, ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। और ये भी एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है यूनिटी इन इंडिया, ठीक है। और अब हम आते हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी पे। अब डिस्क्रिमिनेशन कैसे होती है कि इफ़ यू सी, तो जैसे लोग हैं, आप अपने आसपास के लोगों से जान पहचान करते हो, तो आपको पता है कि हाँ, बट आप दूसरी जगह पे जाते हो तो आप थोड़ा ऐसा देखते हो कि दिस इज़ अ न्यू प्लेस, एंड ऑब्वियसली आई डोंट फील कंफर्टेबल हेयर। तो हाँ, वहाँ पे आप ना थोड़ा ऐसा लगता है कि लोग ये पता नहीं कैसा है, वो कैसा है, तो ठीक है, तो ऐसा आ ही जाता है थोड़ा बहुत। अगर आप इंडिया को देखोगे तो इसमें 8 मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं ही हैं। सारे ज़्यादातर रिलीजन आपको इंडिया में मिलेंगे, 16 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के लोग हैं। तो बट क्या ये बात बताती है कि ये डिफरेंट डिफरेंट लोग मतलब आपके मतलब अच्छे लोग नहीं हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है ना, क्योंकि ये सारे लोग ही हैं। प्रीजुडिस क्या होता है? प्रीजुडिस होता है कि हम दूसरे लोगों को ना एज इंफीरियर देखते हैं कि हाँ, ये हमारा, हम ज़्यादा सुपीरियर हैं, ठीक है, और ये लोग अच्छे नहीं हैं। जैसे आप कोई भी मजदूर वगैरह देख लीजिए, अगर पढ़ा लिखा इंसान है, तो अगर ही हैव अ गुड नेचर एंड अ गुड हार्ट, तो ऑब्वियसली ही वोंट डिस्क्रिमिनेट। बट कई होते हैं, दे आर इगोइस्टिक पर्सन, तो दे ऑलवेज सी कि हाँ, ये इंफीरियर है, ये क्या काम जानता होगा, मुझे क्या बता रहा है, ऐसे वैसे, ठीक है। जो कि आजकल आपने देखा ही है बहुत सारा। एंड और हमारे इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है कि एक लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जाती है। हमारे इंडिया में सबको प्रेफरेंस दी जाती है। इंडिया की तभी कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, बस और ये है कि पार्लियामेंट में दो तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती है। इट कुड बी हिंदी, और इट कुड बी इंग्लिश। एंड इवन दो आप रीजनल लैंग्वेज में बात करना चाहते हो, इट्स ऑल्सो, कोई ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकाल देगा वहाँ से। सो और जैसे आप साउथ में जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस है, कन्नड़, तमिल, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया की सबसे ज़्यादा अच्छी बात है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस है। एंड आप बिल्कुल भी शर्माइए मत, मतलब बिल्कुल नहीं शर्माना। आपने कहीं भी जाओ, आप तो अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस बोलिए। अगर आपको अपने दोस्त वगैरह मिलते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो कल्चर है ना, वो तो
अच्छा मतलब वो तो देखते ही हैं लोग, बल्कि वो लैंग्वेजेस खत्म नहीं होती, क्योंकि आजकल ऑब्वियसली लोग माइग्रेट हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो अपनी लैंग्वेजेस बोलने में शर्माते हैं, जिससे क्या होता है कि लैंग्वेजेस का जो काउंट है, नंबर ऑफ पीपल जो उसे बोलते हैं वो कम हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, और ऐसी लैंग्वेजेस खत्म हो जाती है, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपके दोस्त वगैरह मिले आपके ही साइड के, तो आप उनसे दिल खोल के बात कीजिए, ठीक है। सो व्हाट आर स्टीरियोटाइप्स? स्टीरियोटाइप्स होता है कि एक अजम्पशन लगा लेते हैं हम कि हाँ ऐसा ही है ये, तो जैसे आपने सुना होगा, हाँ ये तो ऐਵੇਂ ही है, ऐसे ही करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि एग्जांपल देयर इज जैसे हम जेंडर के ऊपर मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है, बल्कि मुझे यहाँ पे ये अच्छा नहीं लगा कि दो ही थे, वाई दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्ड जेंडर। तो ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो जैसे आपने सुना होगा कि लड़के हैं लड़के रोते नहीं हैं, लड़कियां रोती हैं, ऐसे वैसे ये सारे मतलब कहने की बात है, ऐसा नहीं होता कि ऑब्वियसली वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, वी ऑल हैव आवर वीकनेसेस एंड आवर स्ट्रेंथ्स, सबकी डिफरेंट होती है। तो हम बोलेंगे कि ये स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो ऐसे कहते हैं कि ये हाँ ये तो एक ही इमेज के में ढाल लेते हैं लोगों को, ये तो ऐसे ही करते हैं यार, ठीक है। एंड ऐसा नहीं होता, बल्कि सारे सबकी स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट होता है, और सबका काम करने का तरीका भी अलग होता है। एंड पीपल, एज वी हैव डिस्कस, कि इंडिया में बहुत ही अच्छे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट या कुछ पीपल यू नो। एंड स्टीरियोटाइप्स की ना एक मतलब एक खास बात ये है कि स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच अदर एज ए यूनिक इंडिविजुअल, ठीक है। कि हमें ये नहीं देखते कि अलग अलग हैं, ये सोचते सारे एक तरह के ही हैं, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन कैसे हो सकता है? डिस्क्रिमिनेशन इज ऑफ मेनी टाइप्स, एंड डिस्क्रिमिनेशन कैन बी योर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कोई भी लगा सकते हो आप, ठीक है, बहुत सारी होती है। तो डिस्क्रिमिनेशन में हम देखेंगे, अगर हम इकोनॉमिकल देखें, इकोनॉमिकल मतलब अमीर बंदा गरीब बंदे से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता, ठीक है, कुछ, ठीक है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही है काइंड ऑफ। एंड सोशली सोशली आप देखोगे कास्ट सिस्टम था, अमीर ये बड़ी जात छोटी जात एंड ऑल एंड सो कॉल्ड, ठीक है। एंड डिस्क्रिमिनेशन के बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं, कि जैसे मैंने आपको बताया, कास्ट एंड की लड़की है, मुस्लिम है, रिलीजन है, कुछ भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन आपको पता है, बाहर नहीं तो कोई भी लग जाता है, ठीक है, फिर लगाने के लिए कि उसने कपड़े ढंग के नहीं पहने, हाउ कुड वी टॉक टू देम, ठीक है। सो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जस्ट बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, ठीक है, जिसका नेचर बहुत ओपन सा होता है। सो ऐसा लाइक हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये इनइक्वालिटी मतलब डिस्क्रिमिनेशन करना इज अ देयर इज अ पनिशमेंट फॉर इट। एंड ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को मना कर दे कि यहाँ यहाँ मत खा, ठीक है। और ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स है, एज यू नो। तो आर्टिकल 16, 17, 18, ठीक है, एंड 15, 14 भी है। तो ये सारे आपको यही बताते हैं कि इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए। हमारा एक इंडिया ऐसी जगह है जहाँ पे सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, तो इक्वालिटी है सारी जगह, ठीक है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी ये कहाँ से आया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, कि ये कूड़ा उठाता है, ऐसे वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा तरह की होती है, ठीक है। तो जैसे हम पहले के टाइम पे देखेंगे कि एक टर्म यूज़ की जाती है, दलित। सो दे वर सो कॉल्ड लो कास्ट, एंड इनको अनटचेबल भी बोला जाता था कि मतलब छुओ मत इनको, ठीक है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, मतलब आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस बट स्टिल मतलब लिखा है तो मैं बता रहा हूँ। एंड ये एससी वगैरह, फिर हमने क्या हुआ था कि ये इनके साथ ना बहुत ही नाइंसाफ़ी होती थी, तो अब इनमें से एक उठ के बहुत ही बड़े महाशय आए, जिनका नाम आपको पता होगा, भीमराव अंबेडकर। तो इन्होंने अपने बहुत ज़्यादा फाइट की अगेंस्ट दिस कास्ट सिस्टम, एंड ही से मतलब एक जगह पे ऐसा हुआ था कि व्हेन गांधी जी वाज इन जेल, तो वहाँ पे ना मतलब ऐसा हुआ था कि एस सी एस टीज़ के लिए उन्होंने कहा कि एक हमें स्पेशल प्रोविजन रखना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको कभी भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी। तो फिर ये उन्होंने एक साइन किया था, इसे कहते हैं पूना पैक्ट, ठीक है। ये हम अगर बाद में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा सारी, डोंट वरी। सो बी आर अम्बेडकर एक ऐसे लीडर हैं, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ किया, एंड लेटर इवन ही अडॉप्टेड बुद्धिज़्म टू मतलब इक्वली देखने के लिए सबको, ठीक है, कि रिलीजन के हिसाब से, क्योंकि बुद्धिज़्म कहता है ना कि एवरीवन इज इक्वल। सो एंड इनके साथ बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया था।
सो वी विल डिस्कस दैट लेटर। एंड एक हम डिस्क्रिमिनेटरी मैनर में देखते हैं कि हाँ ये विमेन है, मेन है। जैसे विमेन की बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है कि जॉब्स वगैरह पे नहीं रखते ऑब्वियसली, ठीक है। मतलब आप आज भी देख लो हमारे पार्लियामेंट में कितनी रिप्रेजेंटेशन है विमेन की, ठीक है। अब तो थोड़ी बढ़ गई है बट वैसे 14% समथिंग, बट ऑब्वियसली ये पहले बहुत कम थी, ठीक है। एंड इक्वालिटी इक्वालिटी के लिए हम बहुत टाइम से लड़ रहे हैं, अंग्रेज़ों के टाइम से। मतलब यू हैव सीन दैट मूवी, बहुत सारी मूवी देखी होगी आपने, उसमें ऐसा लिखा होता था कि एंट्रीज नॉट अलाउड फॉर इंडियंस एंड डॉग्स, मतलब इतनी ज़्यादा कुत्ते और इंसानों की, मतलब कैन यू इमेजिन। सो ये ब्रिटिशर्स कहते थे हमें सिविलाइज करने आए हैं। सो ये कि हमें हमें सिविलाइज करेंगे। वैसे सबसे पुरानी सिविलाइजेशन वर्ल्ड में वन ऑफ द, मतलब हमारी ही थी इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, राइट। सो देयर वर मैनी दलित्स जिनको पहले एंट्री वगैरह भी मना की जाती थी टेम्पल्स वगैरह में, क्योंकि इनको ना पूजा करनी, मतलब ऐसा था कि घर से पूजा करो, ऐसा नहीं कि आप मंदिर जा सकते हो पहले के ज़माने में। तो द एंट्री वाज बैन एंड टू इवन दो आज भी कहीं जैसे आपने पिछले साल पढ़ा होगा, एक टेम्पल था, लेट मी टेल यू कि कौन सा टेम्पल था। इट वाज इन केरला, सबरीमाला टेम्पल, यस। सबरीमाला टेम्पल था। उसमें ऐसा है कि विमेंस को अलाउड नहीं है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स से जाती हैं, क्योंकि दे वर कंसिडर्ड इम्प्योर, बल्कि विमेन और इम्प्योर मतलब हद हो गई। सो मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ ऐसा कुछ था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में ने जजमेंट दिया अपना कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है, विमेंस कैन एंटर ऑल्सो। तो अब उन्होंने फिर से पिटीशन डाल दी, बट नेवर माइंड। सो विमेंस वगैरह आप अंदर नहीं जा सकते, बट जैसे ही इंडिया फ्री हुआ तो इंडिया ने सब कुछ हटा दिया कि ऑब्वियसली देयर शुड बी इक्वालिटी, ठीक है। और 1947 में हमारे, जब हमने आज़ादी ली तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो कॉन्स्टिट्यूशन में असेंबली बनी, असेंबली ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, और हमने यही सोचा कि इक्वालिटी आनी चाहिए सारी जगह, ठीक है। उसके बाद हमने इक्वल राइट्स दिए पुअर को भी और सबको, मतलब जितने भी लोग हैं सारे इक्वल राइट्स के, ठीक है। एक कोई एक रिलीजन, एक कोई लैंग्वेज नहीं है, जैसे हमने डिस्कस करा, एक सेकुलर कंट्री है। हम ऐसा नहीं है किसी एक रिलीजन को पर्टिकुलरली बड़ा मानते हैं या अच्छा मानते हैं, हम सारे रिलीजन्स को उतना ही मानते हैं, और सेकुलर स्टेट है, ठीक है। एंड तभी तो हमने कभी अपना ये हमारा प्रेम्बल है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए वैसे ये। तो और वैसे भी हमारा प्रेम्बल आपको एक जनरल ओवरव्यू देता है अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो हमारे यहाँ पे दिया गया है कि देयर शुड बी जस्टिस, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। लिबर्टी है, आपको इक्वालिटी है, फर्टेनिटी है। सो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक आइडियाज देता है इक्वालिटी के, ठीक है। सो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और इक्वालिटी कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। सो हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर, व्हाट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या है? बेसिकली गवर्नमेंट है कि जो हम सबको एक काइंड ऑफ रेगुलेट करती है, ठीक है। कि ऑब्वियसली हमें वी नीड अ लीडर टू, अब इतना बड़ा देश है वो कैसे चलेगा, वहाँ पे एक हम कुछ लोग सिलेक्ट करके भेजते हैं, वो सारे लोग हमें रूल्स और लॉज निकालते हैं, उसके हिसाब से कंट्री गवर्न होती है, ठीक है। जैसे हम अपने एमएलएज वगैरह चुनते हैं ना, फिर वो आगे चुनते हैं, तो ऐसे ही, ठीक है। मतलब डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। जैसे यूएस में देखेंगे आप तो वहाँ पे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, डायरेक्टली वो अपना प्रेसिडेंट चुनते हैं, बट उनके प्रेसिडेंट के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है। हमारे वाले प्रेसिडेंट के पास इज अ नॉमिनल हेड ओनली, उसके पास कम पावर होती है, पीएम के पास ज़्यादा पावर होती है। सो ऐसा हमने क्यों किया ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं आपको सारा करवाऊंगा, डोंट वरी, जस्ट अभी जो मेन है मैं वही वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है, जो इससे रिलेवेंट है। एंड अब हमारे ये गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है कम, एंड पीपल बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उन सबको एक बैलेंस बनाती है कि हाँ ये हमारे रिसोर्सेज हैं, ये हमारी टेरिटरी है, उसको बचाना भी है और लोगों को खिलाना भी है, ठीक है। तो बहुत सारी तरह की गवर्नमेंट होती है, नेशनल मतलब लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपको थोड़ा ऐसे बता देता हूँ, देखो तीन तरह की गवर्नमेंट, मतलब हम देखते हैं, ये हमारा मान लो गवर्नमेंट है टॉप पे, ठीक है। तो गवर्नमेंट में से क्या होता है, तीन तरह की होती है, एक होती है यूनियन, एक होती है स्टेट, एक होती है लोकल, ठीक है। और ये हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसे, ठीक है। एंड एक होती है हमारी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मेन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन से, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इनमें से जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मेरे से पूछ सकते हो। ये जो वर्टिकल वाली थी ये कैसे वर्टिकल होती है
कि देखो मान सबसे ऊपर होती है यूनियन गवर्नमेंट जो सबके सब पे हेड होती है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट के बाद आती है आपकी स्टेट गवर्नमेंट जो उससे थोड़ी नीचे होती है। और स्टेट अपना एक ऑटोनोमस एरिया है, वो अपने ही चलाती है वैसे, बट अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है जैसे इमरजेंसीज वगैरह तो फिर यूनियन गवर्नमेंट बताती है उन्हें, ठीक है, कि क्या क्या डायरेक्शंस कैसे कैसे काम करना है। तो स्टेट गवर्नमेंट उस टाइम पे नहीं काम करती, उस टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट आ जाती है, इवन दो इनके लॉज भी पार्लियामेंट ही निकालता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसीज एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में आपका आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, PRI, ठीक है। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो PRI में दो तरह की आती है, एक आती है अर्बन, एक आती है रूरल। अर्बन में जो आती है ये आती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, एंड जो रूरल में आती है ये आती है ग्राम पंचायत, जैसे आपने देखा भी होगा, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट का लेवल भी इंपॉर्टेंट होता है, क्यों हमारे जो इंडिया है हमारे अब सारे लोगों को मतलब बांध के रखना है, तो गवर्नमेंट हर जगह पे अलग अलग प्रॉब्लम्स, अलग अलग गवर्नमेंट, ठीक है, सिंपल। अब लोग एक जगह के लोग सीधा पार्लियामेंट थोड़ी पहुंच जाएंगे अपनी बात बताने के लिए, ठीक है। अब वो उन्हें लोकल गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा ना, और पार्लियामेंट पे ऐसे तो बहुत सारा बोझ हो जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं इसे। सो डिफरेंट, जैसे हमने बताया लोकल गवर्नमेंट फंक्शंस, ठीक है, ये हमारा इंडिया है, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बटा हुआ है, उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज के हिसाब से आपके इलेक्शन होते हैं। एंड जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह होती है, अर्बन या रूरल, डिफरेंट डिफरेंट। रूरल है तो फिर ग्राम पंचायत एंड ऑल। सो यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। एंड लॉज एंड गवर्नमेंट्स, तो गवर्नमेंट लॉ निकालती है। लॉज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव लॉज होते हैं जैसे आपके ऑर्डिनेंस वगैरह होते हैं, वो सिर्फ 6 महीने तक टिकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास एक स्पेशल पावर होती है कि वो लॉ निकाल सकता है। जैसे मान लो कोई अगर सेशन में नहीं है पार्लियामेंट, ठीक है, तो वो सीधा लॉ निकालेगा, बात खत्म। एंड बट वो 6 महीने के लिए वैलिड होते हैं सिर्फ। और पार्लियामेंट के पास क्या है कि पार्लियामेंट में पहले एक हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, दो घर होते हैं ना। दो घर में से किसी में भी कोई भी लॉ आ सकता है, मतलब मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स है, तो वो किसी में भी जाएगा, उसके बाद दूसरे घर में जाएगा, वो वहाँ से पास होगा, फिर आगे प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन करता है, उसके बाद वो लॉ बन जाता है कंट्री में। एक एक्ट और बिल, बिल होता है जब वो घर के जब तक पास नहीं हुआ, जब वो पास हो गया तो वो एक एक्ट बन जाता है, ठीक है। अब हम ऐसे सारे रेगुलेट करते हैं, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन जैसे व्हीकल वगैरह हैं, अब लोग मान लीजिए ट्रैफिक वगैरह नहीं मान रहे, तो हम उनके ऊपर फाइन वगैरह भी रख सकते हैं, क्योंकि लॉ ऐसे लॉ रखते हैं, ठीक है। इससे हमें पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं एज टैक्स एंड ऑल। सो हम उनको रिसोर्सेज की तरह बांटते भी हैं फिर बाद में, ठीक है। तो गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक होती है मोनार्क, एक होती है रिप्रेजेंटेटिव, जो हमारे जैसे इंडिया की है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक तो मोनार्क क्या होता है कि जैसे आप यूके देखोगे ना, तो यूके में पार्लियामेंट तो है, बट उनका वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं होता, वहाँ पे उनका मोनार्क है, क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पे एक रिपब्लिक होता है, जो चुना हुआ हेड है इनडायरेक्टली, ठीक है। जैसे पहले आप इंडिया में देखोगे तो मोनार्क्स थे, बट लेटर विद जब हमारे आज़ादी आई तो हमारी गवर्नमेंट इलेक्टेड आई, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, ठीक है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सबकी बात सुनी जाती है, सारे लोग, सारे दुनिया मतलब अलग अलग वर्ग के लोग वोट्स डालते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज कहते हैं, मतलब हम अपने चुने हुए को आगे भेजते हैं ना, तो वो हमें ही रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, ठीक है। एंड राइट टू वोट पहले क्या था इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड की, सबको राइटिंग वोटिंग राइट्स नहीं थे। आफ्टर इंडियन काउंसिल एक्ट के बाद सबको वोट, सारे वोट नहीं देते थे, सिर्फ कुछ लोग देते थे। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा उन्होंने ओपन किया, तो बाद में ऐसे लोग वोट देने लगे जिनके पास कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होती थी, ठीक है, प्रॉपर्टी या टैक्स वगैरह ज़्यादा देते हैं ऐसे। बट फिर गांधी जी ने कहा कि ऐसा तो सही नहीं है कि मतलब सिर्फ कुछ ही तरह के लोग वोट दे सकते हैं और वो गवर्नमेंट भी वही चलाएंगे काइंड ऑफ। तो गांधी जी ने कहा कि हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी देनी चाहिए, मतलब सबको राइटिंग वोटिंग राइट्स, ठीक है। जो पहले हमारे पास आता था कि हम 21 साल, जो 21 साल का है वो वोट दे सकता है, सीधी बात, नो कोई भी, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, या फिर काला गोरा, जैसा मर्जी है, सारे वोट दे सकते हैं, सिंपल। बट लेटर इसको कम कर दिया गया था। इट वॉज 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 या 88। तो इनमें ऐसा हुआ था कि राइट टू वोट 18 साल पे कर दिया गया था, क्यों? क्योंकि इससे वोट बैंक बढ़ाना था ना, लोग मतलब ज़्यादा वोट देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आपको कोई भी डाउट होता है मेरे से पूछ सकते हो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। यंग इंडिया, ये मैं आपको दो डाउट पूछता हूँ, चलो दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे।
यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी ये वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री कौन सी थी जिसने दिया था? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, यंग इंडिया ये किसने लिखा था? ठीक है। या आप ये भी बता सकते हैं कि गांधी जी की जो ऑटोबायोग्राफी थी वो उसका नाम क्या है? ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।